अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल हम लोग डिबेट में परिचर्चा कर रहे थे भूपेंद्र चौधरी की, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, और आज उनको बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तो भूपेंद्र चौधरी को ही क्यों चुना गया? जाट बिरादरी से किसी नेता को बीजेपी के अध्यक्ष बनाने के पीछे की रणनीति क्या है, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। और इस पर भी कि बीजेपी की इस चाल के मायने क्या और विपक्ष के पास बीजेपी की इस चाल का क्या जवाब है, विपक्ष कैसे निपटेगा। अब समाजवादी पार्टी का भी अधिवेशन होने जा रहा है, सपा में भी यानी कुछ लीडरशिप चेंज होगी, स्टेट लीडरशिप। तो अगर बीजेपी से किसी जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो समाजवादी पार्टी के पास काउंटर के लिए क्या है? कांग्रेस को भी अध्यक्ष बनाना है, उसके पास काउंटर के लिए क्या है? यानी आने वाले वक्त में ये अध्यक्ष पद को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। लेकिन उससे ही बड़ा सवाल, भूपेंद्र चौधरी ही क्यों? इसका जवाब आज तलाशेंगे डिबेट में। बहनों भाइयों, भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए कमांडर बनाए गए हैं, नए सेनापति बनाए गए हैं, नए योद्धा हैं जिन पर 2024 की जिम्मेदारी है। 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी भूपेंद्र चौधरी को आगे रखकर लड़ेगी, यानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष के पास बहुत ताकत होती है, संगठन उसका होता है, संगठन पर कंट्रोल उसका होता है। प्रदेश अध्यक्ष की ताकत बड़ी होती है, बिना प्रदेश अध्यक्ष के पूछे कोई निर्णय नहीं होते हैं। भले निर्णय ऊपर वाले करें लेकिन सहमति तो लेनी पड़ेगी, फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। तो ऐसे में भूपेंद्र चौधरी का रोल बड़ा है। तो आप सबके मन में ये आया होगा कि चर्चा तो चल रही थी किसी ब्राह्मण को बनाएंगे, फिर आया कि ओबीसी में किधर इधर वाली बिरादरी को बना सकते हैं। केशव मौर्य ट्वीट भी किए थे, क्या बड़ा होता है कौन? संगठन। किससे? सरकार से। तो ये तो मुरादाबाद से आ गया मामला, यानी वो ट्वीट मनोरंजन मात्र था। नाउ क्लियर। फिर आया कि नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से ज़रूर बीजेपी अध्यक्ष बनाएगी, वो भी खारिज। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 1.5% वोट बैंक वाले जाट कम्युनिटी से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। क्या चाल हो सकती है, क्या सोच हो सकती है? सोचिए, चिंतन करिए और समझिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा होगा। कुछ लोग कहते हैं साहब बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, तो स्किल लिए तो कई लोग 40 साल से बैठे, उन्हें तो किसी ने नहीं पूछा। इनको क्यों पूछा? कारण जानते हैं कारण क्या है? कारण समाजवादी पार्टी और आरएलडी का डेडली कॉम्बिनेशन, जिसने मुरादाबाद और सहारनपुर में तहलका मचा दिया था। पॉलिटिकल ब्लडबाथ हुआ था वहाँ पे। तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी वहाँ रोक नहीं पाई थी। किसको? सोशलिस्ट अलायंस को। सोशलिस्ट अलायंस मतलब समाजवादी पार्टी और आरएलडी को। 27 में 17 सीट जीत के आई थी समाजवादी पार्टी और आरएलडी। सहारनपुर मंडल में इलाके में 16 में से 9 सीट जीत कर आई थी समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलके। भले ही जाटों का वोट बढ़ गया था, लेकिन ये कॉम्बिनेशन डेडली है। और जहाँ से ये भाई साहब आते हैं वहाँ तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तो गजब परफॉर्मेंस किया था, बम्पर जीत हासिल की थी। 27 में 17। ये है असली चिंता। अब समझ में आई बात? तो यानी ये 1.5% का वोट बिखरा नहीं है, कंसोलिडेटेड है। कहाँ है? एक इलाके में है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। 10 से 12 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां ये डिसाइडिंग फैक्टर है, और 8 तो ऐसे हैं जहां पर मतलब इनका प्रभाव बहुत है, और 4-5 में तो इन्हीं के लोग बनते हैं। तो फिर क्या होगा? वोट बांटे जाएंगे। दूसरा, किसान आंदोलन की वजह से अभी भी नाराजगी है। वोट भले ही 2022 में बीजेपी को दे दिया हो, लेकिन 24 में मुकाबला दिलचस्प होगा और किसान का मुद्दा बड़ा है। टिकैत परिवार खामोश नहीं बैठा है, और टिकैत परिवार को पड़ रही गालियां बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं। तो ऐसे में उन्हें एक जाट नेता चाहिए। पूरब बीजेपी फतह कर चुकी है, मध्य उत्तर प्रदेश फतह कर चुकी है, बुंदेलखंड बीजेपी का पूरा कब्जा, रुहेलखंड का बड़ा हिस्सा बीजेपी के कब्जे में। प्रॉब्लम कौन लोग कर रहे हैं? याद कीजिए, अंतिम 8वां फेज 7वां फेज
और दूसरा फेज, ये दो प्रॉब्लमेटिक जोन थे। कौन कौन? ओम प्रकाश राजभर और जाट। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ खड़े हैं और जाट अब कहाँ जाएंगे? बटेंगे वोट। क्यों बटेंगे? उनके बीच के आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और क्या चाहिए? ये है असली कहानी। कुछ बयान सुने। कार्यकर्ता हमेशा 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी ने मेरे ऊपर ये काम दिया है। बहुत ऐसे कार्यकर्ता थे जो मुझसे अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन नेतृत्व ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया, अच्छे से अपने नेतृत्व की अपेक्षा के अनुसार काम करें। भूपेंद्र चौधरी जी संगठन के जमीनी कार्यकर्ता हैं। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं पश्चिम के दो बार। प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री रहे हैं या कैबिनेट मंत्री के रूप में साथ में काम कर रहे हैं, और उनके अध्यक्ष बनाए जाने से न केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में और आसपास के और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक संदेश गया है। तो भूपेंद्र जी एक परिश्रमी व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं और जमीनी हकीकत को समझते हैं और जमीनी कार्यकर्ता हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष 10 साल तक रहे, जिला अध्यक्ष रहे, विभाग के संयोजक रहे और सक्षम नेतृत्व प्रदेश को मिला है। सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में चाहे कितने भी जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर ले, चाहे किसी को भी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को जो दर्द महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार के रूप में जो बीजेपी की सरकार में मिला है, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। राष्ट्रीय लोकदल की लोकप्रियता से, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह की लोकप्रियता से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी विभिन्न पदों पर व्यक्तियों को बैठालने का काम कर रही है। इससे काम नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भागने का काम करती है। तो डिबेट को बढ़ाया जाए आगे। कौन है हमारे साथ? मनीष शुक्ला बीजेपी से, सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस से, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से, नीरज जैन बहुत ही जाने माने पत्रकार, और केपी मलिक साहब पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत खांटी पत्रकार हैं और इन जाट और गुर्जरों के बीच से ही निकलकर वो पत्रकार बने हैं। और बीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाई मनीष जी, सही से बताओ इनको क्यों बनाया गया है? देखिए, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता हैं और सभी स्तर पर उन्होंने काम किया है। ब्रजेश जी, आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने जब पहला उनके पास दायित्व जिला कार्य समिति के सदस्य के रूप में था, जिला अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन किया, पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन किया, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज के स्वतंत्र प्रभार के रूप में पहली सरकार में योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में, और अभी कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता अभियान मिशन था, 1.75 करोड़ यानी 1,75,00,000 शौचालय का निर्माण करके सभी 75 जिलों को खुले में शौच से मुक्त कराने का भी काम इनके विभाग ने किया है। और निश्चित रूप से एक मिलनसार व्यक्ति हैं, अनुभव है संगठन का लंबा। तो भैया विभाग में अच्छा काम किया था तो डिप्टी सीएम बना देते। नहीं ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। सरकार और संगठन में कोई अंतर नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी माननीय स्वतंत्र देव जी प्रदेश अध्यक्ष थे और चुनाव के पश्चात उनको कैबिनेट में स्थान मिला। तो और एक किसान परिवार से आते हैं भूपेंद्र चौधरी जी। तमाम लोगों का मैं वक्तव्य सुन रहा था। हाँ, ये बात सही है, किसी राज परिवार से नहीं आते हैं। अभी एक आरएलडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी कहेंगे आरएलडी वाले, हमारी तो आरएलडी के प्रवक्ता कह रहे थे एक बात तो सुन तो लो जी। 16% ब्राह्मण भूमिहार त्यागी, इनको मिला लो 16%, ठीक। ओबीसी समाज बहुत बड़ा, इधर वाला मौर्य कुशवाहा पटेल, ठीक। शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी 22%, इन सबको इग्नोर करके 1.5% वालों को लाए हो। देखिए क्या गणित क्या है ब्रजेश जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के आधार पर निर्णय नहीं लेती। अगर ब्राह्मण की बात करें तो जिन्होंने उनको नियुक्त किया है आदरणीय जेपी नड्डा जी, वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी तो कई प्रकार के फूलों का एक समुच्चय है, गुच्छा है, और भूपेंद्र चौधरी जी कार्यकर्ता है। देखो, मैं किसी जात का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे छोटे वाले फूल को ही ऊपर बैठाए हो। 16% वाले कहाँ जाएंगे? अभी आदरणीय स्वतंत्र जी थे, उनकी जात कुछ और थी,
उसके पहले आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी थे, उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य जी थे, उसके पहले डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे, उसके पहले सूर्य प्रताप शाही जी थे। देखिए ये विविधता आपको भारतीय जनता पार्टी में ही मिलेगी, न कुल मिलेगा, न गोत्र मिलेगा, न एक जात मिलेगी, और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी ही होनी चाहिए। 2014 लोकसभा का चुनाव, लक्ष्मीकांत वाजपेयी यूपी के बीजेपी के अध्यक्ष। 2019 लोकसभा का चुनाव, महेंद्र पांडे यूपी बीजेपी के अध्यक्ष। 2024 जाट नेता को आपने प्रदेश अध्यक्ष। तो भारतीय जनता हाँ तो पार्टी बताओ ना, भारतीय दो में तो जनता पंडित जी लोग पार्टी- रखे थे, इसमें क्यों छोड़ दिया उनको? नहीं, देखिए संगठन के काम के लिए जो संगठन का जिसको अनुभव होगा, जो हमारा पुराना कार्यकर्ता है, संघ की पृष्ठभूमि है, उसके आधार पर केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है, पूरी पार्टी उनके पीछे चलेगी। और हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व की परंपरा है, पूरी पार्टी एकजुट होकर आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी के पीछे चलेगी और 80 की 80 सीटें जीते, इसके लिए काम करेगी। केपी मलिक साहब को बुलाता हूँ, वो तो उधर के जानकार आदमी हैं और बहुत ही खांटी पत्रकार हैं, वो असली बात बताएंगे। आप तो घुमा दिए मुझे। मलिक साहब शुक्रिया। ये बताइए, ये जो मैं पूछता रहा वो तो बताए नहीं। मैं ईरान पूछता हूँ, ये तालिबान की बात करते हैं। मैं ताइवान पूछता हूँ, ये यूक्रेन बताने लगते हैं। असली बात बताओ आप, क्या ये वही बात है जो मैं बता रहा था, या और भी कुछ बात है भूपेंद्र चौधरी की नियुक्ति के पीछे? देखिए ब्रजेश जी, मनीष जी ने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य मोदी जी का जो अभियान था, स्वच्छता अभियान, उसमें किया, इसलिए उनको बनाया गया है। आप भी जान रहे हैं कि उनको क्यों बनाया गया है। उनको अध्यक्ष बनाने के लिए मैं सबसे बड़ा धन्यवाद अजय टेनी जी को देना चाहता हूं। उन्होंने जो राकेश टिकैत को एक उपाधि से 2 दिन पहले नवाजा था, उसमें भी भूपेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाने में बहुत अच्छा एक काम किया है। और ये आप भी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से किसान आंदोलन चल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। और उस आंदोलन का नेतृत्व जाट समाज करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक दल था जो 0 पे चला गया था और पिछले चुनाव में उसने बढ़ोतरी हासिल की है। 0 से वो सदन में भी पहुंच गए हैं और 10 उनके विधायक भी आ गए हैं। तो उनका मोरल हाई है, वो टक्कर देंगे 2024 के चुनाव में। कहीं न कहीं उस समाज को एक मैसेज देने के लिए भूपेंद्र चौधरी को लाया गया है। इसके अलावा अगर ये कह रहे हैं कि बहुत काबिल, बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या ब्रजेश जी आप बताएंगे कि जो जो चुनाव आज तक भूपेंद्र जी ने लड़े हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, क्या वो उसमें सफल हो पाए हैं? और आज के हालात अगर आप मुरादाबाद में देखेंगे, क्या हालात है भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद में, तो ये कहीं ना कहीं केंद्र नेतृत्व को एक ऐसा कंधा चाहिए था जिसके ऊपर बंदूक रख के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। पर आप मुझे बताओ कि 1.5% की इस वोट बैंक के लिए बीजेपी ने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया कि नॉर्मली जब पार्लियामेंट इलेक्शंस होते हैं तो बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण कम्युनिटी से लाया जाता है। ऐसा बीजेपी की प्रचलित परंपरा है जिसका जिक्र मैंने मनीष जी को किया विद एविडेंस। इस बार जाट कम्युनिटी, यही तो पूछा। ब्रजेश जी देखिए मेरा मानना यह है कि सारी जातियां भारतीय जनता पार्टी ने साध ली हैं। एक जाति है जो भारतीय जनता पार्टी ढंग से उसको साध नहीं पाई है, उसी को साधने की एक कवायद भूपेंद्र चौधरी के रूप में की गई है। अगर आप थोड़ी देर के लिए लखनऊ से दिल्ली आ जाएं तो दिल्ली में भी एक कोशिश की गई है। जो गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर, उनको लाके दिल्ली में बनाया गया है। अगर गवर्नर ही बनाना है तो आप सत्यपाल मलिक को बताइए, वो भी भारतीय जनता पार्टी में पिछले 20 साल से हैं, कद्दावर नेता हैं। उन्होंने भी कश्मीर में अच्छा काम किया है, बिहार में अच्छा काम किया है, अभी मेघालय में कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्यों नहीं उपराष्ट्रपति बनाया? धनखड़ को ही क्यों उपराष्ट्रपति बनाया? तो ये भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज खासकर किसानों और जाटों को देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करे। और उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बाकी नेताओं के। उत्तर प्रदेश में और भी कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी तो आप इसका क्रेडिट टेनी को क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया गया? टेनी तो बहुत लोग के बारे में गरियाते रहते हैं। टेनी की तो आदत है गाली बकने की। देखिए जिस प्रकार से किसान
आज अपनी मांगों को नंबर 1 पे रख रहे हैं, टेनी के इस्तीफे को, टेनी को हटाए जाने को। उससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़े सख्ते में है और उनको लगता है कि जाटों को खुश करने के लिए ये थैंक यू सर, शुक्रिया आपका। मैं राजपाल कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर है। राजपाल जी शुक्रिया आपका। आप इसके पहले तैयारी करते, बीजेपी ने आपके चौथे द्वार में जो आपका किला है वहाँ अटैक कर दिया है। कहाँ किया है? रुहेलखंड साइड से। कहाँ? जहाँ आप सबसे ताकतवर हैं, 27 में 17 सीट जीत के आए हैं, वहाँ अटैक किया है और जाट कम्युनिटी से एक नेता को उठा के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब बताओ आज चेहरा कुछ उतरा हुआ क्यों है? देखिए ब्रजेश जी, जाट इनके झांसे में फंसने वाला नहीं है। जाट जागरूक है, लड़ाकू है और अपने मुद्दे पे, आप बताओ किसानों के साथ में क्या किया इन्होंने। और ये बीजेपी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। इससे पहले जो आपने बताया, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ब्राह्मणों को ठगने का काम किया, फिर उसके बाद में केशव मौर्य को ठगने का, मौर्य समाज और पिछड़ी जातियों को ठगने का काम किया, फिर स्वतंत्र देव जी को ले आए और उसके बाद में ये अभी नेता स्वतंत्र देव थे, अब उनको हटा के केशव जी को बना दिया। तो ये जातियों को ठगने का काम, लेकिन जाति का भला नहीं कर रहे। अगर पिछड़ी जातियों के बड़े हितैषी हैं तो आज तो बीपी मंडल जी की जयंती है, तो इनको तो मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू कर देनी चाहिए थी और जितनी भी मांगे थी वो सभी मान लेनी चाहिए थी। और साथ ही साथ में और माननीय अखिलेश यादव जी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं जाति जनगणना करा दे? अगर पिछलों के हितैषी है, क्या मौर्य समाज के, उनको तो स्टूल मंत्री कहा गया, और पटेल समाज के, बताइए पटेल समाज के एक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया केवल रिट्वीट करने पे, वो बचा नहीं पाए सरकार में। ये हैसियत है पिछड़े दलितों की? क्या क्या कर रहे हैं? तो इसलिए ये किसान, आप मुझे बताओ, क्या ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं है कि जहां आप सबसे मजबूत हैं, जहां आपका अलायंस सबसे ताकतवर है, वहीं अटैक हुआ है? मैं ये बताना चाहता हूं आपको। जी ब्रजेश जी, देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी मुद्दों पे लड़ती है और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह का सम्मान से लेकर सबका सम्मान करने का काम, ये तो पता है, ये माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति से घबराए हुए हैं। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में रणनीति बनाई, उसमें बीजेपी षड्यंत्र से जीती है, जनता ने तो नहीं जिताया इनको। चाहे कोविड का लगा दिया, कहा कि कोविड में रैली नहीं हो पाएंगी, अपनी रैलियां खोल दी। तो ये षड्यंत्र से वोट कटवा दिए और कहीं बेईमानी कर ली, ईवीएम में लूटपाट की। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और ख़ास बात यह है कि राजपूत जी सहारनपुर के रहने वाले हैं और आज बड़ी दुविधा में हैं कि ये करें क्या। क्यों? क्योंकि इन्हीं के इलाके से एक नेता को उठा के बीजेपी ने ताजपोशी कर दी, मुकुट पहना दिया। आप सुरेंद्र राजपूत विचलित हैं कि ये हो क्या गया? क्या हुआ राजपूत जी? ब्रजेश भाई, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो किसको अध्यक्ष बनाए, किसको नहीं बनाए। हम तो चाहते थे मनीष भाई बन जाए, वो अपनी जगह पर, उनको नहीं बना करके भूपेंद्र चौधरी जी को बना दिया। देखिए, इनको दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं, हमें उनको बधाई, वो अपनी जगह काम करें, अच्छी बात है, उनका अपना, हमारा कोई उनसे विरोध नहीं है। लेकिन 3-4 चीज़ें में जो बड़ी आवश्यक है, जो कपी मलिक साहब भी बोल रहे थे, अभी मनीष भाई ने भी बोली, आप भी कह रहे थे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी कम्युनिटी, किसी का वोट नहीं चाहिए। कल तेजस्वी ने एक बात बोली थी बिहार की विधानसभा में, कहते कि बीजेपी के 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। तो सच बात यह कि जब तक ये इनके पास 3 लोग हैं तब तक ये लोग बहुत निर्द्वंद हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। रही बात भूपेंद्र चौधरी जी की, तो भाई भूपेंद्र चौधरी जी को अगर आप जाट कम्युनिटी का मानते हैं और जाट अगर उनको अपना नेताओं का सिरमौर मानते हैं तो आज तक चुनाव जिताते हैं उनको, एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से एक तरफ ये अध्यक्ष बनाते हैं, एक तरफ तो लॉलीपॉप दे रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी किसान कम्युनिटी को 2 कौड़ी का कह रहे हैं। आप बताइए, अगर 2 कौड़ी का कह करके उसी किसान कम्युनिटी से आप अध्यक्ष बनाते हैं तो आप संदेश क्या देना चाहते हैं? हमारा तो एक मानना है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हो चुका है, खत्म हो चुका है। आप आइए, इस वक्त बात कीजिए महंगाई पर, आप आइए इस वक्त बात कीजिए, जाटों के बच्चे भी बेरोजगार हैं, मेरे और आपके बच्चे भी बेरोजगार हैं, आइए बात करते हैं बेरोजगारी पर। कास्ट, कम्युनिटी, धर्म और सांप्रदायिकता पर कब तक आप मैं आपकी बात समझ गया। ये चुनाव
चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतने के बाद महंगाई को कम करेंगे कि बढ़ाएंगे? आप जीएसटी लगाएंगे आटे पर? सुन आप जी, आप पिछली बार कह रहे थे कि अध्यक्ष तो बीजेपी के पास भी नहीं है, हमसे क्यों बार बार पूछते हो जी? आज तो इनका आ गया। हाँ आ गया। आपका कहाँ है? आएगा सर, जल्दी आएगा। कहाँ है? जल्दी। अरे कहीं हो तो बताओ, गाड़ी उड़ी भेज के मैं बताता हूँ आपसे क्या प्रॉब्लम क्या है आपके? निश्चित तौर पर कुछ देरी हो रही है, इसको स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, और हम एक ऐसे इंसान हैं कि आपकी अगर सही बात है तो उसको हम स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर पर देरी हुई है। असमंजस किस बात का? ये थोड़ा खुलो, थोड़ा बताओ। हम बताते भाई, पब्लिक की पार्टी हो, पब्लिक को सही सही बताओ, जितना बता सकते हो। हाँ जितना। तो मेन है कि अब चुनावी प्रक्रिया में पार्टी आ गई है। सितंबर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उससे पहले सारे प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होने हैं। मनोनयन की प्रक्रिया के अलावा हमारी पार्टी में बहुत स्पष्ट रूप से एक मत भी है कि शायद क्या नाम प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हो। तो हमारी बहुत स्पष्ट रूप से वो है कि साहब प्रदेश अध्यक्ष हमारे चुने जाने की स्थिति में है। 28 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा। 28 को जो हमारी CWC की वर्किंग की जो मीटिंग है CWC की, उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस दिन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को वो लोग वहां से चुनाव तो खोज नहीं पा रहे हो, दूसरा अपना अध्यक्ष बना रहा है, तो उसमें कहानी बता रहे हो। नहीं, हमने कोई नहीं, हमने तो बधाई दी। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि सत्ताधारी दल है, हमारे दल के ऊपर आप सवाल उठाइए, चूंकि हम विपक्ष में हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सत्ताधारी दल तो बना सकते हो, हैं? अध्यक्ष तो ला सकते हो। सर सुन तो लीजिए, हमने तो मान लिया ना, आपने जितना कहा हमने मान लिया, हमने तो ज्यादा बहस नहीं ले आओ अध्यक्ष। हम तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि सत्ताधारी दल की जिम्मेवारी क्या सिर्फ चुनाव लड़ते रहना है? जब अभी भूपेंद्र चौधरी जी ने कहा कि साहब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता रहता है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कर सकता? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने आदमियों को, बच्चों को नौकरी क्यों नहीं दिलवा सकता? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दिलवा सकता? महंगाई तो कम कर दे, महिलाओं को सम्मान दे दे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, यही भूपेंद्र चौधरी। ये भूपेंद्र चौधरी अगर हिम्मत हो इनकी आज भी, तो हाथरस कांड पर अपना बयान दे। यही भूपेंद्र चौधरी साहब की हिम्मत हो तो टेनी को कहे कि किसान 2 कौड़ी के नहीं है। सहारनपुर के रह के और भूपेंद्र चौधरी को ललकारोगे? अरे भूपेंद्र चौधरी को नहीं ललकारेंगे, किसको ललकारेंगे? सत्ता। अब इन्होंने ही कहा है कि संगठन जो है सत्ता से बड़ा है। हाँ। बताए ना कि संगठन सत्ता से बड़ा है। योगी जी को कहें कि जिस तरीके से महिलाओं के अपमान हो रहे हैं, सड़क पर क्या नाम दिक्कतें हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, भूपेंद्र चौधरी नीरज भाई की बारी, थोड़ा उनसे बात कर लेने दीजिए। नीरज भाई, शुक्रिया आपका आने के लिए। ये भूपेंद्र चौधरी को बना दिए ये लोग, और सुरेंद्र जी भी काफ़ी परेशान है, राजपाल कश्यप भी बहुत सवाल उठा रहे हैं। आपके मन में क्या सवाल है? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि हर संगठन अपने अपने नियम कानून से चलता है। भूपेंद्र चौधरी जी निश्चित तौर पे एक ज़मीनी कार्यकर्ता है, अच्छे इंसान है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब ये कहते हैं सत्ता और संगठन 2 अलग अलग चीज़ें हैं, तो भूपेंद्र चौधरी जी अभी तक मंत्री हैं, और मंत्री होते हुए इनको अध्यक्ष बनाया है, तो स्वतंत्र देव सिंह में क्या कमी थी? क्यों स्वतंत्र देव सिंह को हटा दिया? जाहिर सी बात है कि 2022 का विधानसभा चुनाव 34% पूरा मतदान विपक्ष के पास अखिलेश यादव जो घसीट के ले गए, उस पर मशक्कत हो रही है। और ये जो नूरा कुश्ती इन्होंने शुरू की है, वो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ज़मीन को खिसकाने का यह प्रयास किया जा रहा है। एक तीर से ये तो किसानों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा जाटों की नाराज़गी को भी दूर करने का इनका प्रयास है। रही बात अध्यक्ष बनाए गए, पूरे प्रदेश की उम्मीदें हर सत्तारूढ़ दल के नेता से, मुख्यमंत्री से और अध्यक्ष से ये होता है कि जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि वाकई में बेरोजगारी पर इनको एक प्रश्न उठाना चाहिए, और बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई पर भी, और तमाम प्रकार के मुद्दे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की तो बात छोड़ दीजिए, आदित्य योगीनाथ जितना अपने हिसाब से कर रहे हैं वो अपना अच्छा कर रहे हैं। संगठन अगर सरकार को सहयोग करके और बहुत अच्छे से काम लेकर के आता है, उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देता है। पर एक कारण तो बताओ अच्छा आप कि 1.6% वोट शेयर वाला कम्युनिटी से अध्यक्ष बनाना क्या जोखिम भरा फैसला तो नहीं? सर, ये जोखिम तो ऐसा है कि आप जान ही रहे हैं कि सारी अधिसंख्यक राज्यों में सरकारें इनकी हैं, जोखिम लेना इनकी अपनी आदत बन चुकी है, और मुद्दों से हटके, आम जनता के मुद्दों से हटके और मुद्दों को बढ़ावा देना इनका अपना एक शौक रहा है। तो भूपेंद्र चौधरी जी कुछ नया कर पाएंगे,
भूपेंद्र चौधरी जी किसान नेता अपने टिकैत जी को मना पाएंगे या एमएसपी पर कोई अच्छी सार्थक बहस कर पाएंगे? हम समझते हैं इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। केपी मलिक जी ने कहा था टेनी फैक्टर के कारण बहुत इनको अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना अधिक है। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि इनको एक ही है कि ये पूरा एक सेक्टराइज होकर के आने वाले 2024 के चुनाव के चलते सिर्फ उस गुट को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। उस गुट पर ये बहुत ज़्यादा डोरे डाल रहे हैं। जैसे आपने क्या उपराष्ट्रपति में जगदीप धनखड़ जी को लेके आना, यहाँ पर इनको लेकर, मेरे बस एक मन में एक प्रश्न ये उठता है, क्यों आखिर ये भी मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री, और वो अभी मंत्री हैं कि अपने स्वतंत्र देव जी, स्वतंत्र देव को हटाने की ऐसी कौन सी आफत आ गई कि उनको हटा दिया गया? सेक्टर तो वही है, आखिर सेक्टर वही है। तो सोशलिस्ट अलायंस यानी समाजवादी पार्टी और आरएलडी को क्या चिंता करनी चाहिए? नहीं, समाजवादी पार्टी और आरएलडी जो है, देखिए उनको चिंता क्या करनी चाहिए, उनको अपनी मजबूती करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता लोग सड़क पर आए और अपना जो है जनता की समस्याओं का समाधान करें। ये 34% अपना वोट समेट के रखे, बाकी इनको देखते रहिए। और ये तो अध्यक्ष बनते हैं, अभी आपने कहा कांग्रेस में भी अध्यक्ष आ जाएंगे, सब अध्यक्ष बनना और ना बनना तो संगठन की अपनी दायित्व होता है, लेकिन संगठन अपना किस तरह से एक सार्थक प्रयास करके जनता को राहत पहुंचा रहा है महंगाई की मार से। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका। वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, भूपेंद्र चौधरी का नाम आ गया और उनको अध्यक्ष भी बना दिया, क्या इसके पीछे के कारण और पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा किस बात की है कि इनको अध्यक्ष क्यों बनाया गया, मकसद क्या है, उपयोगिता क्या है और आगे की रणनीति क्या है? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जात के आधार पर वो राजनीति नहीं करती और चिमटे से भी वो ऐसे मामलों को राजनीति में जहाँ जाति छुपी हो वो छूना नहीं पसंद करती। ये पार्टी का कभी एक नारा था। लेकिन आप अगर देखेंगे पिछले कुछ दिनों में तो 2024 को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं वो खाली उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। द्रौपदी मुर्मू से आप शुरू करेंगे, जगदीप धनखड़, और आज चौधरी भूपेंद्र सिंह पर आकर रुकिए तो उड़ीसा, बंगाल, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब बीजेपी तमाम सारे ऐसे नेताओं को एक एक करके ला रही आगे, जिनके माध्यम से वो 2024 का एक बिसात बिछाए और चुनाव में जीतने में ये लोग अहम भूमिका निभाएं। आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। अब ये बात जरूर है कि चौधरी भूपेंद्र संगठन के आदमी रहे हैं, मंत्री भी हैं और धाकड़ नेता हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि बीजेपी विधानसभा चुनाव में हारी और समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी का गठबंधन अभी मजबूत बना हुआ है, तो अगर तमाम सारे दांव लगाने पड़े तो कोई बीजेपी में, देखिए बगल के बिजनौर से इनके संगठन मंत्री नए आए हैं धर्मपाल सिंह, उसके बगल में प्रदेश अध्यक्ष आ गए जाट समाज से। तो कभी ऐसा बीजेपी में इतना होता नहीं था जितना पश्चिम पे इस बार फोकस गया है। तो स्वाभाविक है कि जयंत चौधरी और अखिलेश का गठबंधन जो है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर वो मिल के लड़ेंगे तो लोकसभा में जाटों को बनाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ा नेता देना जरूरी था। प्रदेश अध्यक्ष तो बीजेपी किसी को बना दे, दलित को भी बना सकती है, ओबीसी में किसी को बना देती, समण को बना देती, लेकिन ये सब 2024 के हिसाब से बनाया गया है। कहते हैं कि जाट ने खड़ी कर दी खाट, तो कहीं बीजेपी खाट खड़ी हुई, कहीं सपा की खड़ी हुई, कहीं आरएलडी कभी खड़ी हो गई। अब वो खाट दोबारा न खड़ी हो इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि राकेश टिकैत लखीमपुर से लेकर दिल्ली तक घेराव कर रहे हैं। पिछला किसान आंदोलन, उसका नुकसान बीजेपी ने झेला, हालांकि डैमेज कंट्रोल काफ़ी कर ले गए लेकिन नुकसान हुआ। अब ये आगे नुकसान ना हो इस चक्कर में ये लोग लगे हैं। लोकसभा का जो मुकाबला है वो कड़ा है, वो देश की सरकार के लिए है। बीजेपी इसलिए उसमें कोई भी चूक नहीं चाहती। पश्चिमी जाटों को उसने मैसेज दिया है इस नियुक्ति से। अच्छा, दूसरा ये है कि चौधरी भूपेंद्र सरकार से तालमेल बेहतर करेंगे। अभी तक तालमेल बेहतर था
लेकिन चूंकि अब संगठन मंत्री भी बदल गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गया है और दोनों का तालमेल सरकार से बेहतर रहे, लोकसभा चुनाव में कोई ऐसी बात बाहर ना आए, ये भी बीजेपी के लिए बड़ी ज़रूरी था। तो एक रिस्क भी लिया है बीजेपी ने कि भले वोट परसेंटेज कम हो लेकिन जो छूट गया है उसको रोका जाए, वापस लाया जाए। अगर जयंत चौधरी पार्टी 2-3 सांसद जिता लेगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और सपा समाजवादी पार्टी का उससे बढ़ जाएगी ताकत। ब्रजेश जी एक अकेले कोई खाली इनके लिए राकेश टिकैत नरेश टिकैत नहीं समस्या है, गाहे बगाहे सतपाल मलिक भी आ जाते हैं मेघालय से और वो भी विस्फोट करके वापस चले जाते हैं। किसान आंदोलन को लेकर और किसानों की समस्या को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से बोलता रहा है और उसका नुकसान जो सत्ता में रहता है उसको उठाना पड़ता है। योगी सरकार की खुशकिस्मती है कि तमाम विरोध के बावजूद वो चुनाव जीते और सत्ता में है। हालांकि आरएलडी का भी पुनर्जन्म हुआ और वो भी नया जीवन पाकर अब सियासत में है, अखिलेश यादव के दम से है, समाजवादी पार्टी के दम से है, लेकिन उसको नया जीवन मिला। तो एक बात ये साफ होती है कि किसी पार्टी की जो पूंजी होती है वो कोई धन या मंत्री या पदों से नहीं होती। कोई संगठन हो उसकी पूंजी विचार है। धन तो खर्च हो जाएगा, विचार हमेशा आपके पास रहेगा। बीजेपी ने एक विचार वाले कार्यकर्ता को, एक पूंजी को अपने नेता बनाया है, उसको सेनापति बनाया है और इस सेनापति के नेतृत्व में अब 2024 का चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे जाटों को लेकर तमाम सारे किस्से प्रचलित है ब्रजेश जी। एक किस्सा छोटा सा कहा सुना दूं, बहुत दिनों से नहीं सुनाया। नहीं प्लीज। एक बार एक पंजाबी था, वो कुएं में गिर गया तो एक उधर से जाट गुजर रहा था तो पंजाबी अंदर से चिल्लाने की उसकी आवाज़ आ रही थी तो जाट ने सुना तो उस जाट ने कहा कि कुएं में कौन है? तो पंजाबी ने कहा ओ पाजी 80 यहाँ। तो जाट ने कहा कि अबे 2-4 होते तो निकाल देते, 80 को कौन निकालेगा, पड़े रहो कुएं में। तो ये भाषा का भी बड़ा अंतर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरब में। तो बीजेपी संगठन में ये प्रॉब्लम आएगी, मतलब थोड़ा आनंद बना रहेगा, कुल मिलाकर ये है जी। बहरहाल देखिए, जो सियासत में भी बहुत बार लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद उच्च पद नहीं मिल पाते, लेकिन भूपेंद्र चौधरी जैसे लोग खुशकिस्मत हैं कि वो हमेशा लो प्रोफाइल में रहे, कम बोलते हैं, पार्टी और सरकार का काम करते रहे, उनको अधिक सम्मान मिला है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हर पार्टी को अपना अध्यक्ष तय करने का अधिकार है, किस समाज से हो, किस जात से हो। तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन की उम्मीद न करिए, क्योंकि वोट तो योगी और मोदी के नाम पर है। संगठन कैसे चलेगा उसकी कमान भी दिल्ली से चलती है राष्ट्रीय पार्टियों में। तो एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं और अक्ल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है। भागते कल भी थे, भागते आज भी हैं, बसता वही है, बस अंदर सामान बदल गया है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने एनालिसिस के लिए, बहुत धन्यवाद। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मनीष जी, क्या कारण सिर्फ सोशलिस्ट अलायंस की जाट और मुस्लिमों के बीच गहरी पैठ का कारण है इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना? मैं आपके समक्ष एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं और मैंने डिबेट के प्रारंभिक चरण में भी आंकड़ा रखा था। चलिए 2009 लोकसभा का चुनाव, रमापति राम त्रिपाठी अध्यक्ष। चलिए 2014 लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के अध्यक्ष। चलिए 2019 महेंद्र पांडे बीजेपी के अध्यक्ष। अब आ रहा है 2024 बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। क्यों? देखिए ब्रजेश जी, यही तो भारतीय जनता पार्टी की विशिष्टता है। इसके पहले वाली विशिष्टता नहीं थी? नहीं, मैंने कहा तो अब उसके पीछे जाएंगे तो 2004 में विनय कटियार जी थे। तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जहां चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश का अध्यक्ष हो,
किसी का कुल गोत्र नहीं, मैं स्थान कोई कुछ भी पैरवी नहीं कर मिलता रहा हूँ है। कि किसी ब्राह्मण को बना लो, मैं केवल एविडेंस दे रहा हूँ कि 2009, 14, 19 प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण, इवेंट लोकसभा का चुनाव। नहीं, भूपेंद्र चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, मुझे लगता है कि भैया मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इस पे इतनी मैं तो केवल एविडेंस आपत्ति दे रहा हूं लोगों आपको। ने दर्ज कराई है, जैसे कांग्रेस दर्ज करा रही है, जिनके पास स्वयं प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष 1.5-2 साल से वेंटिलेटर पे है, उन्हें भी आपत्ति है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पर। इसी तरह से अन्य लोग, गणमान्य लोगों ने भी विवेचना की कि भूपेंद्र जी अगर इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े, देखिए भूपेंद्र जी या भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप से चलने वाली पार्टी है, और निश्चित रूप से 2024 का चुनाव, ये टेनी वाली बात जो मलिक जी ने कही, इसमें क्या जी, टेनी फैक्टर, पहले टीना फैक्टर चलता था ना, आजकल टेनी फैक्टर चलता है। नहीं, देखिए वो मलिक जी पत्रकार है, उनको अपना विश्लेषण करने की स्वतंत्रता है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, कुल मिला के एक वैचारिक जो हमारा अधिष्ठान है उस पर वो खरे उतरते हैं, लंबे समय तक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, और 24 का जो चुनाव है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का बिल्कुल आप योगी मोदी के नेतृत्व शामिल है जी। आप योगी मोदी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, ठीक बात है, पर आपको ये भी तो बताना पड़ेगा अपने कार्यकर्ता को और जनता को कि 3 बार के चुनाव लोकसभा में आपने ब्राह्मण को बनाया प्रदेश अध्यक्ष, अब जब 24 आया तो आपने जाट बना दिया। आप जिन्होंने आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी की नियुक्ति की, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी जात देख लीजिए। देखिए ये तो एक अजीब सिलसिला चल उठा है कि जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार राज्य की घोषित गाजे बाजे से सबको बताते हो जाती हैं, आज मैं पूछ रहा हूं तो आप हमसे कर लेने, मैं तो जाति पे विश्वास नहीं करता। तो किसी भी व्यक्ति को अगर आप बनाएंगे, किसी भी दायित्व पर देंगे, अगर रखेंगे, तो उसकी कोई न कोई जाति होगी, उसके आधार पे अगर चिंतन होगा। केपी मलिक साहब से पूछ लेते हैं। मलिक साहब, मैंने विद एविडेंस मनीष जी के समक्ष रखा कि 2009, 2014, 2019 पर 2024 के लिए आपने डिफरेंट पर्सन को चुना, क्यों? देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले ही आपको कहा था कि तमाम जातियां सज चुकी हैं, जाट को साधना बाकी रह गया था, और मनीष जी ने बहुत अच्छा बताया कि सारे चुनाव जो हैं योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। ये तो एक दिखावा मात्र है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। दिखाना पड़ेगा किसी ने किसी मैंने ऐसा नहीं कहा। आप अपने विश्लेषण में अपने बात भले रख सकते हैं मलिक साहब, जो केंद्रीय नेतृत्व, ठीक नहीं है मलिक साहब, केंद्रीय नेतृत्व का रिमोट सीनियर के तौर पे काम कर सके। नहीं मलिक साहब, ठीक है, हमने कब मना किया? मैंने तो पहले ही कहा अपना एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मनीष जी ने ऐसा कहा, ये नहीं कहना चाहिए। केंद्र के खेमे का व्यक्ति अध्यक्ष बने, केंद्र के खेमे का व्यक्ति अध्यक्ष बने, ताकि वहां पे योगी जी को भी थोड़ा ठीक करना रहता है, बीच बीच में आपको पता है उनको भी सख्ती करनी रहती है। तो ब्रजेश जी चौधरी साहब जो बने वो दोनों काम बखूबी करेंगे, इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया, मुझे लगता है। दूसरा, अगर टैनी जी की बात है और सिद्धांतवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो इनको याद करना चाहिए जब हवाला कांड में अडवाणी जी का नाम आया था तो उन्होंने ये कहा था कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक मैं अपना पद से त्याग पत्र देता हूं। तो टैनी जी को त्याग पत्र देने में क्या दिक्कत है? आप टैनी जी के मामले में तो सिद्धांतवाद भूल जाते हैं, और जब अध्यक्ष बनाते हैं वहां सिद्धांतवाद आ जाता है। तो ये पार्टी का जो सिद्धांतवाद है ये भी तो समझना होगा ना। तो मेरा मानना है, अगर एक जाट को बीजेपी ने अध्यक्ष बना दिया तो आपको बड़ी तकलीफ हो गई सर। नहीं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। देखिए, ये तो इतिहास है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किसी जाट समाज के आदमी को अध्यक्ष बनाया है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि लगभग 30 साल से बड़ी मेहनत भूपेश जी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, बहुत ही शिद्दत से वो लगे हुए हैं। अरे लोगों के सर 40 साल लग गए, 45 लग गए सर, में डिफरेंट है, कुछ नहीं मिला, इनको तो बहुत मिल गया सर। नहीं 35 साल से तो वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, और 2 बार से वो मंत्री भी हैं। तो मैं तो शुभकामनाएं उनको देता हूं, और मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं भी जाट समाज से आता हूं, और आजकल तो जातिवाद, समाजवाद, क्षेत्रवाद सब चल ही रहा है।
तो हमें भी कभी कभी उसमें बह जाना चाहिए। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ब्रजेश जी। क्यों विरोध कर रहे अब थे आप उनका? अपने समाज की जो है बार बार मनीष जी से नहीं मनीष जी से आप नहीं। सिफारिश कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत जी का नाम बार बार आप कर रहे हैं। अब लक्ष्मीकांत जी को कितनी बार क्या क्या झेलना पड़ा, थोड़ा उसकी भी विवेचना करिए। अरे रुकिए ना, मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा, कोई सिफारिश नहीं कर रहा, मैं केवल मनीष जी को याद दिला रहा था कि भाई देखो 2009 में बनाए थे, 14 में, तो इन गरीबों ने क्या गलती कर दी जो मतलब इस बार इनको नहीं रखा, यही पूछा था। आप झगड़ा फालतू में लगवा रहे हो मेरा उनसे, ऐसी में कोई बात ही नहीं पूछा। देखिए मनीष जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। मेरे कहने से ये कौन सा अध्यक्ष बना देंगे? उनकी जो गोलियां थी खत्म हो चुकी है। आपके समाज की गोलियां खत्म हो चुकी है, आप फूके हुए कारतूस हो चुके हैं, इसलिए जाट समाज की बंदूक उठाई गई है। बड़ी क्योंकि दिक्कत वही चल रही पश्चिम में, जाट समाज नाराज है। हाँ सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप काफी देर से सुरेंद्र राजपूत जी। नहीं, हमने तो 2-3 चीजें देखी। हमने उस समय तो बड़े ताव में हाथ उठाए थे। हाँ, हमने इनके अध्यक्ष को बधाई दी। मनीष जी ने बिल्कुल आपत्तिजनक बात की कि हमारा अध्यक्ष वेंटिलेटर पर नहीं है, स्वस्थ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अध्यक्षों की बात करें तो सच बात यह है कि 70 साल से आपकी पार्टी वेंटिलेटर पर थी। हमने तो कभी लोकतंत्र में प्रश्न नहीं उठाए। पार्टियां कमजोर होती हैं, पार्टियां मजबूत होती हैं। आज की डेट में आप सत्ता में हैं तो सत्ता अहंकार नहीं लाता, सत्ता जो है काम करने की जिम्मेवारी लाता है। आप आज हमें बेहतर होगा कि हम वेंटिलेटर पे हैं या नहीं हैं, हम विपक्ष में हैं, कमजोर हैं, इसकी जगह पर आप अगर हमको ये बता दें कि साहब महंगाई कम कैसे होगी, आप हमको ये बता दें कि 400 रुपए का सिलेंडर आप कैसे देंगे जो कांग्रेस के समय पे मिलता था, और आप लोगों के बड़े बड़े नेता स्मृति ईरानी टाइप के उस सिलेंडर को सर पे रख करके पता नहीं क्या क्या करते थे, आपके सामने चूड़ियां भेजते थे प्रधानमंत्री को। 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, 11 नहीं, ये देखिए बीच में नहीं, तो आपके बीच में नहीं बोले थे। अपन डिबेट आज अच्छी हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें, उस समय में भी बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल था सिलेंडर, ऐसी कोई वो नहीं थी। हाँ, 800 रुपए सरकार देती थी। आज की डेट में आप लोगों ने ऐसे भूखे और नंगों की सरकार कर दी है, क्योंकि 2 आदमियों को या कुछ पूंजीपतियों के 11 लाख करोड़ रुपए आपको माफ करने हैं, इसलिए ये महंगाई है। आप इसलिए ये महंगाई है कि आप कहते हो कि साहब हमने 80 करोड़ गरीब बना दिए हैं आपने अपने 2014 से आज के उसमें। आपने जो है बेरोजगारों की फौज जो है पिछले आजादी के समय से आज तक सबसे बड़ी संख्या में कर दी है। अब आप भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बना दीजिए या मनीष शुक्ला जी को। अगर मनीष शुक्ला जी बनते तो हम इनको भी बधाई देते, अच्छा लगता। लेकिन हमारा सिर्फ स्पष्ट ये कहना है कांग्रेस का कि जो चुनौतियां एज ए सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उनको अहंकार में ना गुजारे। आप अपने अधिकारों की बात नहीं कीजिए अब, चूंकि अब आपके कर्तव्यों की बात आई है। आपको महंगाई कम करनी है, आपको बेरोजगारी कम करनी है, आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है। आप हमेशा हिंदू मुसलमान की बातें, भारत पाकिस्तान की बातें, कभी कभी चीन की समस्या की भी आपकी आज मनीष ने तो ये कैसी कोई बात नहीं की। उत्तर प्रदेश की बगल में नेपाल लगा हुआ है। आज की डेट में क्या नाम, चीन की तरफ से नेपाल। देखो ये मलिक साहब हमारे दोस्त हैं, पत्रकार हैं, समस्या के रूप में इनको आज हमारी इज्जत रखनी चाहिए, तो कह रहे हैं आप पैरवी कर रहे हैं। नहीं तो सर, अब मैं कौन सा पैरवी करूं? मेरे कहने पे बनाएंगे ये? देखिए मनीष भाई भी, मैं तो कहूंगा मनीष को बना दो। नहीं, मनीष भाई भी आपकी पैरवी में आ गए थे। इन्होंने बता दिया कि 2004 में विनय कटियार थे और तभी भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें आई थी। अगर कलराज मिश्रा होते तो भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें नहीं आती। मनीष जी ने भी आपका समर्थन किया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पिछले समाज का अध्यक्ष 2014 में 4 में था तो मात्र 10 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की 2004। थैंक यू, बहुत बात आपने बहुत अच्छी, आपने मनीष भाई को भी सही कहा। राजपाल कश्यप, हाँ देखिए 80 में हमारे पास कितनी सीटें थी, 2009 में भी हमारे पास 10 ही सीटें थी। राजपूत जी इसको भी बता दीजिए। तो मैनिपुलेटिंग छोड़ दीजिए। और दूसरा, जिस तरीके से कांग्रेस झूठ पे झूठ बोलकर, अरे भाई महंगाई के जो वैश्विक पूरे विश्व से अगर तुलना कर लीजिए तो अभी महंगाई की डिबेट हो जाएगी। क्योंकि आज डिबेट, प्लीज वही मैं कह रहा हूँ, आज डिबेट चूंकि जिस विषय पे थी उस विषय से मैं भटकना नहीं चाहता था, लेकिन कांग्रेस को पर ये बताओ, मुझ पर भी इल्जाम लगवा दिए हो, अब तो सही बता दो। कर ले, मुझ पर भी इल्जाम लगवा दियो, अब तो सही बता दो। क्यों नहीं बनाए हो? मलिक साहब को बताओ जरा। देखिए मलिक साहब इधर मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, मैं पैरवी कर रहा हूँ। मलिक जी पत्रकार है, उनका अपना विश्लेषण है। आज इनके वाला जाट पे क्या बातें कह रहे हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता।
भूपेंद्र चौधरी जी हमारे पार्टी के वर्कर हैं, पुराने 91 से जुड़े हुए हैं पार्टी जी। में। थैंक यू। मैं उससे राजपाल पहले कश्यप जी को BSP पे आमंत्रित थे। करता हूं। कश्यप जी, आपके सबसे मजबूत किले की तरफ हमला हुआ है, आपके पास तैयारी है इस हमले से बचाव की? ये एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है जो बीजेपी ने दिया है, सीरियस है? देखिए ब्रजेश जी, समाजवादियों की ये शुरू से कोई भी चुनौती दी है उसको स्वीकार करके लड़ने का काम किया है। समाजवादियों ने सदैव संघर्ष का रास्ता अपनाया है, वो पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो। और किलेबंदी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसी की थी, विधानसभा में ये आपने देखा होगा, पूरी सरकार चारों खाने चित थी, लेकिन ये तो बेईमानी से जीते हैं। दूसरी बात ये, और समाजवादी पार्टी ने तो किसानों का सम्मान किया, चौधरी साहब का सम्मान किया। चौधरी चरण सिंह के नाम पे जो लखनऊ में एयरपोर्ट बना था, बीजेपी ने ये अडानी लगाया है, अडानी एयरपोर्ट कर दिया चौधरी चरण सिंह के आगे। चौधरी साहब का तो सम्मान, जाटों का सम्मान, चौधरी साहब तो एक जात के नहीं, सभी जातियों के लीडर थे। अगर मूर्ति लगवाई, माननीय नेताजी ने लगवाने का काम विधानसभा में किया। और अभी हमारे जयंत चौधरी जी को भी समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेजने का काम किया है, और चट्टान की तरह किसानों के साथ में खड़ी रही समाजवादी पार्टी। ये बीजेपी कहाँ थी? बीजेपी ने तो किसानों के लिए कीले लगवाए थे, पानी, 1 बरस बैठे रहे लोग, कितने लोग शहीद हो गए, उनके परिवारों तक को मदद करने का काम नहीं किया, किसानों के ऊपर तो गाड़ी चढ़वाने का काम किया। आप भी अपने पॉलिटिकल इक्वेशनिंग को चेंज करेंगे उस इलाके में, उस कम्युनिटी के भीतर? देखिए, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी भी रणनीति बना रहे हैं, और इस बार 24 में तो ऐसी रणनीति है कि 24 में सफाया है, अभी तो घटाया है, और 24 में बीजेपी का सफाया है। नीरज जैन जी, रणनीति बन चुकी है, ये तो नया डायलॉग लिया है भाई, घटाया और सफाया है दम इनकी बात में। नीरज जैन जी, ऐसा है, देखिए कि मुझे तो जितने भी कुछ अपने राजनीतिक दलों के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, एक तो नैतिकता और जातिवाद की जब ये बात करते तो बड़ा कष्ट होता है एक नागरिक के नाते। देखिए, पहली बात, ये बहुत नंगा झूठ बोलते हैं और जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त पूरे राष्ट्रीय चैनल पर बैठे सर, सब जानता है, जनता भी जानती है। हाँ, सबको मालूम है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रीय लोकदल और आपका समाजवादी पार्टी दोनों का एक होना, ये वरदान हुआ है भूपेंद्र चौधरी के लिए। तो इनको, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों को बधाई मिलकर के कायदे से इन दोनों को देनी चाहिए, जयंत चौधरी के लिए को और अखिलेश जी को, कि आपकी वजह से हम आ गए। लेकिन ये कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, आप ये जान लीजिए। जनता का मूड बड़ा दूसरा है। और ब्रजेश जी, मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 के बहुत अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, सबकी अपनी अपनी पारी रखी रह जाएगी, क्योंकि आम आदमी बिल्ला चुका है, बहुत बिलबिला रहा है। अगर कहीं नए अध्यक्ष आए, हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं, सबको करना भी चाहिए, किसी भी पार्टी के आए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? अगर आने वाले इसी महीने में हमारे, अगर वहां पर मान लीजिए बैंक के प्राइवेटाइजेशन का बिल आ गया, तो ये 34%, ये सारे परसेंट रखे रह जाएंगे। आने वाली जो इनिंग खेल रहे हैं आप, जो बैटिंग की जा रही है, ओबीसी की बिसात पर, एससी की बिसात पर, जनरल की बिसात पर, सवर्ण को मर कबूतर से बदतर बना के छोड़ दिया गया। तुम कुछ नहीं करो। देखिए, आपने केपी मलिक की भाषा सुनी? नहीं, देखिए मलिक साहब, देखिए सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा? मलिक साहब ने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कबूतर, मैंने आपसे खत्म कारतूस। नहीं, देखिए आपको क्या क्या कहा? हमने आपसे क्या कहा कि कौन क्या कहता है, सबके ये व्यक्तिगत विचार हैं। लेकिन एक बात ये जान लीजिए, हम जो कह रहे हैं आपसे बहुत यकीनन एक बड़े मजबूत दावे के साथ कह रहा हूं कि जब आदमी की जेब पे डकैती पड़ती है, तब उसको पता चलता है न धर्म है न जात है। और आने वाले समय में यही होना है। और ये बात तो तय है कि चाहे आप इनको एक मुखौटा बना के पहना दिया गया है चौधरी जी को, कि तुम भी कुछ ले लो, तुम भी कुछ ले लो, बाकी ये समझ लीजिए ये राजनीति 2 ही लोगों से कर रहे हैं। ये एंडलेस बैटिंग करते हैं 2 आदमी पूरे देश में। ओके, केपी मलिक साहब कितना सहमत है भाई नीरज जी की बात से? देखिए, नीरज जी भी बिल्कुल हमारी बात पे आ गए हैं। हमने जैसे कहा कि चौधरी साहब को मुखौटा बना के बिठाया गया है, सारा मामला दिल्ली से चल रहा है, और दिल्ली में तो इन्होंने ये भी कह दिया कि 2 लोग चला रहे हैं, वास्तव में 2 ही लोग चला रहे हैं। और उनको किसी को भी बिठाइए, मैंने तो पहले ही कहा था कि चौधरी साहब का कंधा यूज होगा,
बाकी चौधरी साहब कुछ नहीं करेंगे, एक मुखौटे के रूप में पर काम अभी तो करेंगे। आप कह रहे थे सारा कि आप काम मिठाई बांटेंगे दिल्ली से कि किसी होगा, जाट को रिमोट अध्यक्ष दिल्ली में बनाया है। है। हाँ, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है, हमें खुशी है। वो तो उपराष्ट्रपति के लिए भी बांट रहे हैं मिठाई। वो तो हमने सत्यपाल मलिक के लिए भी मिठाई बांटी थी, और चौधरी चरण सिंह जब बने थे गुड़ भी बटा था दिल्ली में, उसको भी याद करिए आप। तो हमारा तो काम है बांटने का। जाट समाज तो बांटता रहता है, लेकिन ये जो बाटा बटी भाजपा में चल रही है, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये आने वाले समय में दिखेगा आपको। और दूसरा, जैन साहब की बात से मैं इससे सहमत हूं कि डाका जो है आम आदमी की जेब पे पड़ रहा है, वहां जातिवाद नहीं चल रहा है। वहां जातिवाद, बिरादरीवाद, क्षेत्रवाद, वहां कुछ काम नहीं आ रहा है। अब आप बताइए, सुरेंद्र जी ने सवाल पूछा मनीष जी से कि भैया जो 400 का सिलेंडर था वो सीधा 1100 का कैसे हो गया? 500, 600, 700 कुछ हो, ठीक है, महंगाई बढ़ गई है, वो 3 गुना कैसे हो गया? इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। तो आम आदमी की जो समस्या है वो कहीं नहीं दिख रही है। वहां क्या हो रहा है झारखंड में, दिल्ली में क्या चल रहा है, तो इस पे क्या होगा? तो ये तमाम चीजें बताती है कि मामला कुछ और है, ये सिर्फ मुखौटा है। मेरा इतना ही कहना है ब्रजेश जी। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सब डिबेट में सम्मिलित हुए, अपनी अपनी राय रखी और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।